जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एस.एन.टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि पढ़ रहे थे। उसमें हम 4 पॉइंट को देखे थे, आज 5वां पॉइंट देखेंगे। इसके पहले के जो 4 पॉइंटें हैं इसी चैनल के वीडियो में मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ चयनात्मक एवं साख नियंत्रण के अंतर्गत नैतिक दबाव पड़ते हैं। सेंट्रल बैंक साख नियंत्रण करने के लिए नैतिक दबाव कैसे डालता है। एक कुल नैतिक दबाव जो है, सीधे सीधे हम कहें, आपसी सहयोग की भावना है। सेंट्रल बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच, दोनों बैंक के बीच क्या है, आपसी सहयोग की भावना है। इसमें क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि साख को नियंत्रित करना है, मतलब साख के में मुद्रास्फीति की कंडीशन है बाजार में, उसे नियंत्रित करना है, या मंदी की स्थिति है, उस दशा में साख को बढ़ाना है, तो उस दशा में वह अन्य बैंकों से या तो निवेदन कर सकता है, मतलब व्यापारिक बैंकों से या निवेदन करता है, या तो किसी अन्य नैतिक दबाव को बनाकर उनसे यह अनुरोध करता है कि आप अपने जो उधार लेन देन की प्रक्रिया है उस पर नियंत्रित करें या उसे बढ़ा दें, जिससे बाजार में स्फीति की कंडीशन ठीक हो जाए या तो फिर मंदी की स्थिति सही हो जाए। इसमें करना क्या होता है, केंद्रीय बैंक करता क्या है, अगर देश में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो सीधे सीधे व्यापारिक बैंकों से अनुरोध करता है कि आप हमसे, मतलब केंद्रीय बैंक से, किसी भी प्रकार की लोन ऋण की मांग ना करें, और साथ में जनता के अधिक ऋण की स्वीकृति ना करें। मतलब जनता अगर अधिक ऋण की मांग कर रही है तो उस दशा में उस ऋण को आप ना दें, स्वीकार ना करें। साथ में व्यापारियों के लिए, मतलब व्यवसायों के लिए अधिक ऋण मुहैया न कराएं, अधिक ऋण देने ना दें। इससे क्या होगा, जब ऐसा होगा तो केंद्रीय बैंक क्या करे, केंद्रीय बैंक से जब व्यापारिक बैंक पैसा नहीं मांगेंगे तो केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के रूप में कैश पड़ा होगा। साथ में व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक जनता को ऋण नहीं देंगे तो बाजार में मुद्रा की स्थिति क्या होगी, नियंत्रण होगी, और इससे साफ क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। इसके विपरीत अगर क्या कहते हैं, इसके विपरीत यदि मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक ये कहेगी आप अधिक से अधिक ऋणों को सृजन करें, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में जनता को ऋण दें, व्यवसायों के लिए अधिक मात्रा में ऋण का संचालन करें। इससे क्या होगा कि बैंकों के पास से धन अधिक से अधिक बाजार में जाएगा, जिससे मंदी की स्थिति में सुधार आएगी। यह प्रक्रिया नैतिक विधि के अंतर्गत आती है, और जो व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच सहयोग को दर्शाता है, सहयोग की दशा को दर्शाता है। आइए इसको लिखे हुए हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा गया है। लिखे हैं, नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों का पालन होने तथा मुद्रा बाजार में विशेष प्रभावशाली होने के कारण विभिन्न बैंकों को समझा बुझाकर, प्रार्थना करके तथा नैतिक दबाव डालकर उनको अपनी नीति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों का पालन है, केंद्रीय बैंक क्या है, अन्य बैंकों का पालन करता है या पालन करने वाला है, ठीक ना। और दूसरी चीज, मुद्रा बाजार में प्रभावशाली दशा में है, तो इसलिए वह अगर चाहे तो अन्य बैंकों को समझाकर या प्रार्थना करके या उन पे किसी भी प्रकार का नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपने नीति, मतलब अपने नियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। वह क्या है, यदि देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही हो
तो केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों से अनुरोध करता है कि वे उससे ऋण लेने न आए। मतलब जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो अभी बोले हम कि क्या कहता है कि केंद्रीय बैंक कि वे अन्य व्यापारिक बैंकों से यह कहता है कि वे उनसे ऋण लेने ना आए, मतलब उससे उधार न मांगे। इस ठीक तथा जनता को अधिक ऋण स्वीकृत न करें, और जनता को क्या करें, अधिक ऋण ना दें, अभी बताए। तथा अन्य अनावश्यक व्यवसायों में राशि न लगाएं, और किसी भी अनावश्यक व्यवसाय जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं है तो उसमें अधिक से अधिक धनराशि लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहता है कब, मुद्रास्फीति की कंडीशन में केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों से। इसकी विपरीत मतलब जब मंदी की स्थिति होती है, यदि देश में मंदी की समस्या होती है तो केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को उनके ऋण की मात्रा में वृद्धि करने तथा अनुरोध करने का अनुरोध करती है। मतलब अगर मंदी की स्थिति होगी तो उस दशा में केंद्रीय बैंक ये कहेगा कि आप अपने ऋणों को बढ़ा दें, अधिक से अधिक मात्रा में ऋण दें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति समाप्त हो जाए। इस तरीके से नैतिक दबाव के द्वारा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है। इसे आप देख लें। आगे की तरफ चलते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं विज्ञापन तथा प्रचार रीति। विज्ञापन या प्रचार रीति के अंतर्गत हम आए तो केंद्रीय यह एक प्रकार से जो नैतिक प्रभाव नीति है, नैतिक दबाव नीति है, उसी का एक सामान्य प्रारूप है या स्वरूप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इस नीति के अंदर बैंक क्या करती है, केंद्रीय बैंक जनता को सीधे तौर पे विज्ञापन के माध्यम से साख नियंत्रण अर्थव्यवस्था के में जो साख की समस्याएं या जो भी साख नियंत्रण की विधियां हैं उनके बारे में जनता को विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराती है, जानकारी देती है। साथ में यह भी जानकारी देती है कि कौन से बैंक, व्यापारिक बैंक ऐसे हैं जो साख नियंत्रण से संबंधित इस रीतियों का पालन कर रहे हैं या इन विधियों को क्या कहते हैं, लागू कर रहे हैं अपने ऊपर, जिससे अर्थव्यवस्था में साख संबंधी जो समस्या है वह नियंत्रित हो सके। यह काम विज्ञापन के माध्यम से बैंक क्या करती है, केंद्रीय बैंक क्या करती है, जनता को देती है। आइए इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है, वर्तमान युग में केंद्रीय बैंक अपनी नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से विज्ञापन द्वारा जनता को यह बताने का प्रयास करता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को देखते हुए साख संबंधित कौन सी नीति अधिक उपयुक्त होगी
और कौन कौन से बैंक नीति का पालन करते हैं। यह नीति नैतिक प्रभाव नीति का ही एक सामान्य रूप है। आए समझ में कि मतलब जो अभी बोले, विज्ञापन के माध्यम से यह जानकारी देना जनता को कि क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित के लिए साख संबंधित कौन से नियम आवश्यक हैं, इससे जनता को अवगत कराना तथा ये भी अवगत कराना, ये भी जानकारी देना कि कौन सी विधि किस बैंकों के द्वारा लागू की जा रही है, या इस साख नियंत्रण से जो भी विधि है किन किन बैंकों के द्वारा चलाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है अपने ऊपर, उसके बारे में जनता को जानकारी देना ये विज्ञापन रीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब आइए हम साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ पढ़ते हैं। कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं साख नियंत्रण के समय, आइए उसको हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ, डिफिकल्टी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। डिफिकल्टी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कौन कौन सी कठिनाइयाँ साख नियंत्रण में आती हैं। सबसे पहली कठिनाई आती है बैंक पहली कठिनाई ये है कि केंद्रीय बैंक केवल बैंकों के द्वारा साख जो सृजन किया जाता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा उस पर ही नियंत्रण कर सकती है, लेकिन जो अन्य विधि से साख का सृजन करने वाली दशाएं हैं उस पर केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, ठीक है ना, प्रतिज्ञा पत्र या हुंडी के माध्यम से जो व्यावसायिक ऋण लिए जाते हैं उस पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए पहली समस्या यह है। दूसरी समस्या है सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव।
दूसरा है सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव। भारत में तो नहीं, ये समस्या खासकर अमेरिका में है। अमेरिका में आज का भी समय ऐसा है, कई ऐसे बैंक हैं जिस पे केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं होता, मतलब डायरेक्टली कंट्रोलिंग पावर उन पर क्या कहते हैं, उन बैंकों पे नहीं होती। इस कारण जिन बैंकों पे कंट्रोलिंग पावर आपका नहीं होता सेंट्रल बैंक का, वह बैंक उन बैंकों को साख नियंत्रण करने के लिए कोई भी केंद्रीय बैंक बाध्य नहीं कर सकता। और ये समस्या सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। भारत में तो ऐसी भी कोई समस्या इसमें नहीं आती है, क्योंकि यहाँ सभी बैंकों पे, चाहे प्राइवेट हो चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो, अधिकतर बैंकों पे आपका क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक का कंट्रोलिंग पावर है। ठीक। अगली नियंत्रण आती है सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। तीसरा है सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। अब देखिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण तभी हो सकता है जब सेंट्रल बैंक एवं कॉमर्शियल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक सभी मिलके आपस में उस कार्य को करने के लिए तैयार हों। लेकिन हर देश में ये समस्या आ जाती है कि अधिकतर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे सहयोग का अभाव हो जाता है और इसके कारण साख नियंत्रण सही तरीके से नहीं हो पाता। ये एक समस्या आती है साख नियंत्रण में। तीसरी समस्या है, चौथी समस्या में के अंतर्गत हम आते हैं। चौथी समस्या ये है साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव। अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव। अब देखें कि कोई भी केंद्रीय बैंक साख के उपभोग पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है कोई साख का सृजन कोई व्यापारिक उद्देश्य के लिए ले रहा हो बैंक से। ये तो उद्देश्य है कि व्यापारिक उद्देश्य को दिखा के व्यापार को चलाने के उद्देश्य से वो ऋण लिया, उधार लिया, और हो सकता है वह उस ऋण को सट्टे में लगा दे, जुए में लगा दे। तो उसका उपभोग वह किस तरीके से कर रहा है, इस पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं हो सकता, ठीक ना। इसलिए अभी साख नियंत्रण की एक समस्या है। आया समझ में। अब चलते हैं, पांचवा पॉइंट है अमौद्रिक कारणों पर नियंत्रण का अभाव। अमौद्रिक कारणों पर नियंत्रण का अभाव। हाँ जी, देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति या मुद्रा संकुचन की स्थिति
जो उत्पन्न होती है मौद्रिक और मौद्रिक, जो मुद्रा के माध्यम से हो सकती है, मुद्रा में जिसका माप किया जा सकता है, और मौद्रिक जो मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दोनों कारणों से उत्पन्न होती है। एक कारण ही मतलब दोनों कारण होते हैं जो मुद्रा के संकुचन और मुद्रा की स्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक है वह केवल मौद्रिक कारणों पर नियंत्रण कर सकती है। मुद्रा से संबंधित जहां भी कारण है उस पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन अमौद्रिक कारण पे कभी भी केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता। इस कारण से साख नियंत्रण का यह भी एक समस्या है, कठिनाई है। पांचवें हो गया, छठवें अंदर हेड के अंतर्गत हम आते हैं जो कहता है विनियोगकर्ताओं के मनोवृत्ति पर प्रभाव का अभाव। विनियोगकर्ताओं के मनोवृत्ति पर प्रभाव का अभाव। मनोवृत्ति पर अंतिम दशा यह है कि कोई भी केंद्रीय बैंक किसी भी विनियोजक जो है, इन्वेस्टर हैं, उनकी मनोवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, उनकी मनोदशाओं पर वह प्रभाव नहीं डाल सकता। इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ धन लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं, वे साख के नियंत्रण को करने में सहयोग प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरह की जो समस्याएं हैं विनियोगकर्ताओं की मनोदशा में, उन समस्याओं पर केंद्रीय बैंक कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, जिसके कारण साख नियंत्रण में कठिनाई आती है। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।